एक बार फिर से आपका स्वागत है। बड़ी कवरेज लगातार न्यूज 18 की टीम आप तक पहुंचा रही है और गुरमीत राम रहीम छत्रपति मर्डर केस, इस मामले में सजा का ऐलान कुछ ही देर में हो सकता है और किसी भी पल ये सामने आ सकता है कि क्या सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई है। इस समय आपको बता दें कि पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस की सुनवाई जारी है। राम रहीम की सजा पर कोर्ट में बहस हो रही है। धारा 302 के तहत उम्र कैद या सजाए मौत राम रहीम को हो सकती है। दरअसल ये जो सुनवाई हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ है राम रहीम। थोड़ी देर में बवाली बाबा के एक और गुना का फैसला आने वाला है। पंचकुला की विशेष सीबीआई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी और करीब 15 से 20 मिनट इस मामले को सुनवाई करते हुए हो चुके हैं। ये यूं कहे कि अब कुछ ही मिनटों बाद फैसला सामने आना बाकी है। जी बिल्कुल, कुछ ही समय में सामने आ सकता है फैसला। और सीधा रुख करते हैं पंचकुला की सीबीआई की विशेष कोर्ट के बाहर। मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल गौरव, सुनवाई जो है वो जारी है, लेकिन जिस तरह से जो प्रोसेस होता है कि पहले बचाव पक्ष जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्योंकि ये सुनवाई हो रही है, ऐतिहासिक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले बचाव पक्ष जो है वो अपनी दलील रखेगा। उसके बाद बचाव पक्ष के रखने के बाद जो सरकारी वकील हैं वो अपनी बात रखेंगे। कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ का जो तस्वीरें जो है वो दिखाएं, क्योंकि अलर्ट जो है वो जो रैपिड एक्शन फोर्स है या फिर जो पंचकुला पुलिस के जवान हैं, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि 144 जो है लगी गई है, किसी भी तरह से कोई बैड एलिमेंट जो है वो इंटर ना हो सके। हालांकि सुनवाई जो है वो जारी है, पूरी तरह से स्टिकनेस जो है वो कर दी गई है। पंचकुला से लेकर सिरसा तक, जैसे कि आपने बताया कि पूरी तरह से 144 लगाकर पूरी फोर्सी जो है हर जगह चेकिंग। अगर हम पंचकुला की ही बात करें तो पंचकुला में ही 17 जगह नाके जो है वो लगाए गए हैं। सुनवाई जारी है, जो अंदर से जानकारी मिल रही है, और पूरी तरह से जो बचाव पक्ष है वो दलील कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो गुरमीत राम रहीम है और जो अन्य तीन अन्य जो आरोपी हैं उनको भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है उसको पेश किया गया है और बचाव पक्ष जो है अपनी दलील इसमें रख रहा है, जिसको लेकर सुनवाई लगातार जारी है और कुछ ही देर बाद जो फैसला है वो सामने आएगा। गौरव जी, कुछ देर में फैसला आएगा। एक बार फिर से वही सवाल है कि कितना और इंतजार करना होगा। मनोज, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपके पास हो? कितना समय दिया गया है बचाव पक्ष को या दूसरे पक्ष को? इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो कि कितना पूरा प्रोसेस में समय लग सकता है, कि कब तक फैसला बाहर आ जाएगा? बिल्कुल गौरव, जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो गुरमीत राम रहीम है, जो सुनेरिया जेल में एक कोर्ट जो है वो बनाई गई थी इसी चीज को लेकर, जो तीनों आरोपी थे, अन्य आरोपी थे, उनके लिए भी अंबाला जेल में जो है वो लगाई गई है। लेकिन अब जो सुनवाई जारी है जिसमें बचाव पक्ष जो है वो अपनी दलील जो है कि सजा जो है उसको कम किया जाए या किस तरह से उन्होंने दलीलें रखी हैं, वो सुनवाई जो है वो जारी है। और उसके बाद जो वकील हैं, दूसरे वकील जो हैं वो अपनी दलीलें रखेंगे, जिसमें जो सुनवाई जो है लगातार जो सीबीआई जज हैं विशेष अदालत में जो सुनवाई चल रही है उसको लेके लगातार जो है उनकी दलीलें जो हैं, उनकी जो सुनवाई है वो लगातार जारी है। और जो अंदर से जानकारी मिल रही है यही कि कुछ ही देर में या हम कहें कि कुछ ही समय में जो फैसला है वो आ सकता है कि गुरमीत राम रहीम को फांसी होगी या आजीवन कारावास होगा। हालांकि जो छत्रपति परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हमारी बात हुई थी, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि लंबे संघर्ष के बाद वो यही चाहते हैं कि गुरमीत राम रहीम जो रेपिस्ट है, जो अंधभक्त, जाहिर तौर पर मनोज लंबा संघर्ष हुआ, फांसी की सजा की मांग की जा रही है और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा। हम अपडेट आपसे जरूर लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इसी बीच बता दें कि रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में राम रहीम को कोर्ट क्या सजा देगी ये थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। लेकिन रामचंद्र छत्रपति के परिजन और साथी हत्यारे राम रहीम के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति अपने पिता के हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में फैसला आने वाला है और हर किसी की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी। सवाल वही, अब राम रहीम का और क्या होगा? रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति को इंसाफ का इंतजार है और उनकी मांग है कि राम रहीम को उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा दी जाए। जिस व्यक्ति ने लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हुए लोगों के साथ खिलवाड़ किया और जिसने अब सारे के सारे सिस्टम को जिसने
पंगु बना दिया और पंचकुला के अंदर 40 जो मौतें हुई हिंसा के अंदर, उन सारी की सारी मौतों का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो व्यक्ति है जिसने उस सारे प्रपंच की साजिश रची। तो मेरा ये मानना है कि एक ऐसी सजा दी जानी चाहिए, कैपिटल पनिशमेंट दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए अगर फांसी की सजा भी मांगी जाए तो कम नहीं हो। अंशुल के साथी और एडवोकेट लेखराज ढोट ने भी पत्रकार हत्याकांड में फांसी की सजा की मांग की है। छत्रपति ने जो बीड़ा उठाया था वो एक व्यभिचार का पूरा अड्डा, और अड्डा भी ऐसा कि जिसके प्रमुख को राज्य की सरकारें, सेंटर की सरकारें, ब्यूरोक्रेसी, जहां पे आके 4-4, 5-5 राज्यों के मुख्यमंत्री नतमस्तक होते हो, तो ये बात अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए किन किन मुसीबतों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। ये बहुत लंबी लड़ाई थी और बड़ी टेढ़ी थी, टफ थी, लेकिन लोगों के सहयोग से ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंची है। ऐसे व्यक्ति को जिंदगी के अंदर, समाज के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं रामचंद्र छत्रपति के साथी रहे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया और भूपेंद्र पन्नीवालिया बताते हैं कि डेरे की ओर से रामचंद्र छत्रपति को कई बार धमकियां दी गई, लेकिन रामचंद्र छत्रपति निडरता से पीड़ित साधुओं की आवाज उठाते रहे और बाद में उनकी हत्या करवा दी गई। छत्रपति जी ने एक साध्वी, जो साध्वियों ने लेटर लिखा था, जो उन्होंने नाम अपने नहीं लिखे थे, उसको प्रकाशन किया था। और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता है, छत्रपति पर हमला करने वाले 2 लोग थे और वो उस समय के जो मैनेजर थे कृष्ण लाल, उसकी पिस्तौल थी, जो लाइसेंसी पिस्तौल थी, उसकी गाड़ी यूज की गई थी। ये तो किस्मत अच्छी थी, घटना होने के बाद वो मौके पे पकड़ा गया एक दोषी। अगर एक दोषी ना पकड़ा जाता तो शायद पता नहीं छत्रपति का जो हत्याकांड है उसका खुलासा हो भी पाता या ना हो पाता। छत्रपति वाला मामला था जी, पूरा सच अखबार निकालते थे वो, और उन्होंने जो साध्वी वाली चिट्ठी थी सबसे पहले वो उन्होंने प्रकाशित करी, और उसी चिट्ठी को लेकर डेरे वालों से उनका विवाद शुरू हुआ। और उसके बाद उन्होंने जो साध्वियों के बयान वगैरह जो करवाए थे इन्होंने कोर्ट में, उनके बारे में रिपोर्टें छापी। 2002 में उनको डेरे के लोगों ने गोली मार दी। तो इस प्रकार जो विवाद था वो इस उग्र रूप धारण कर गया और उनकी हत्या तक पहुंच गया। बहरहाल अब इंसाफ की घड़ी नजदीक आ गई है। 16 साल बाद पीड़ित परिवार का इंतजार खत्म हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में कोर्ट का क्या फैसला आता है, और क्या सलाखों के पीछे राम रहीम की जिंदगी और लंबी होती है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा। राम रहीम को क्या सजा सुनाई जाएगी अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा, लेकिन हमारे सहयोगी तमाम जगहों पर लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। सिरसा से नकुल जसूजा हमारे साथ बने हुए हैं, रोहतक से धीरेन्द्र हमारे साथ। धीरेन्द्र, आपके पास आएंगे, लेकिन पहले सिरसा का हाल जान लेते हैं। नकुल, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग दोबारा शुरू हुई है उसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर खुद जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस रोड पर जिस समय मैं मौजूद हूँ, ये नाका है, डेरे के बिल्कुल पास है, और यहाँ पर डीएसपी रैंक के अधिकारी अब फिलहाल पहुंचे हैं और जो व्हीकल्स हैं जितने भी इस रोड पर आ रहे हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी है। पुलिस अलर्ट हो गई है। फैसला आपसे कुछ देर में आएगा, इस तरह की खबर निकल कर आ रही है, और उसके बाद जो है पुलिस अलर्ट हो गई है। और आने वाले जितने भी हैं, खास बात यह है कि हरियाणा रोडवेज की बसों को भी फिलहाल चेक किया जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं और जिस गाड़ी पे जो पुलिस को होता है कि शक होता है उसकी पुलिस जांच कर रही है। तमाम पुलिस कर्मचारी, पुलिस के बड़े अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के आसपास का ये इलाका है, यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल अब की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शांति है और डेरे में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जी बिल्कुल, तो शांति है, डेरे में सन्नाटा है और पूरी सुरक्षा जो है बेहद पुख्ता की गई है। और रुक करेंगे
रोहतक का सुनारिया जेल के बाहर से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी लगातार हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास, क्या कुछ अपडेट इस समय? गौरव, प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है और राम रहीम जो यहाँ पे टेम्परेरी कोर्ट बनाई गई है जेल के अंदर ही, वहाँ पे मौजूद है और उनके साथ उनके सहयोगी वकील संदीप कामरा जो अब से थोड़ी देर पहले जेल परिसर में आए थे, वो उनके साथ मौजूद है। दोनों पक्षों की तरफ से दलील रखी जा रही है। जो बचाव पक्ष है वो राम रहीम के सामाजिक कार्यों का हवाला देते हुए सजा में कम से कम मांग कर रहा है कि कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि राम रहीम ने बहुत सारे सामाजिक काम किए हैं, लेकिन जो उसके व्यक्तिगत काम थे, जो कुकृत्य थे, वो शायद उन पर ज्यादा हावी होंगे, क्योंकि जो पिछली बार जो सजा सुनाई गई थी राम रहीम को, तो इन सब दलीलों को कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया था और ये कहा था कि शायद ये राम रहीम का जो आचरण है लाखों लोग उनका अनुसरण करते हैं, अगर उनके व्यक्तिगत चरित्र में इस तरह का दोष होगा तो उसको इसका फायदा नहीं मिल सकता। और यही कारण है कि उनको 2 साध्वियों के साथ यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी और आज ये दूसरा बड़ा फैसला आने जा रहा है, जिसमें पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का जो दोषी करार दिया गया है राम रहीम को, आज राम रहीम को उस मामले में भी सजा मिलेगी। और जो एक और बड़ा मामला है, क्योंकि राम रहीम के जो गुनाहों की फेहरिस्त काफी लंबी है, तीसरा बड़ा मामला यह है कि 400 साधुओं को जो नपुंसक बनाने का मामला था, उनमें भी अभी सजा या विचाराधीन है, मामला विचाराधीन है। देखना यह है कि राम रहीम को आज क्या सजा मिलती है, क्योंकि जिस तरह से लग रहा है हत्या का उनके ऊपर चार्ज हो चुका है और उनको जो बेटे हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि फांसी की मांग की जा रही है, तो कम से कम ये लगता है कि शायद सुनारिया जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे राम रहीम। जी बिल्कुल, देखना होगा क्या सजा मिलेगी, क्या सजा सुनाई जाती है अदालत की तरफ से, और सजा सुनाई जाएगी पंचकुला में पीजीआई, माफी चाहूंगा, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई जाएगी। और पंचकुला का रुख कर लेते हैं, पंचकुला से मनोज राठी लगातार हमारे साथ है। मनोज, क्या कुछ अपडेट अब आपके पास? बिल्कुल गौरव, सभी को इंतजार है जो फैसला आना है, क्योंकि अहम फैसला है। 16 साल के बाद फैसला आ रहा है रामचंद्र छत्रपति का, जैसे कि परिवार ने भी न्यूज़ 18 से बात की थी। लेकिन जो अभी जो जानकारी मिली है कि जो बचाव पक्ष है वो दलील जो है वो उनकी चल रही है कि किस तरह से राम रहीम ने जो है लोगों का विकास किया है, सामाजिक काम करे, उसकी दलीलें जो है वो दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीबीआई की जो वकील है उनकी तरफ से भी ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए बात की जा रही है, क्योंकि उन्होंने अंशुल छत्रपति पहले ही याचिका में कह चुके हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए। उनकी जो बेटी है वो भी न्यूज़ 18 की टीम से उन्होंने बातचीत करी और उन्हें साफ तौर पे कहा कि फांसी की सजा दी जाए। लेकिन अब जो सुनवाई चल रही है, जो वीसी के थ्रू कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है, उसमें जो बचाव पक्ष है उन्होंने कई दलीलें जो हैं गुरमीत राम रहीम के पक्ष में रखी है कि उन्होंने उनके काम जो है वो गिनवाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से उन्होंने काम किए, किस तरह से उन्होंने सामाजिक जो है वो कार्य किए, और भी कई चीज़ जो है वो करने की कोशिश की जो है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीबीआई के वकील हैं, जो बड़े वकील हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा किस तरह से दी जाए वो भी अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। तो लगातार जो वीसी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, हालांकि दूसरी तरफ जो सुनारिया जेल में एक कोर्ट जो है वो बनाई गई है, उसके सामने कटघरे में गुरमीत राम रहीम खड़ा है और उसके सामने ही सारी चीजें जो हैं वो उसे भी पूछा जा रहा है। वो भी जो है वो गुहार लगाने की कोशिश, जो जानकारी मिली है उसने भी गुहार लगाई है जज के सामने कि उसको जो है सजा जो है वो कम से कम दी जाए। उसने कई सामाजिक कार्य किए। बचाव पक्ष भी जो है उसका वकील जो है वो भी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं, जो जानकारी न्यूज़ 18 की टीम को मिली है, कि सामाजिक कार्य जो है वो गिनाए जा रहे हैं कोर्ट में जज के सामने कि गुरमीत राम रहीम ने ये काम किए, वो काम किए। लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई के जो वकील हैं उनकी यही ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो गुरमीत राम रहीम को मिले, क्योंकि 16 साल की इस तरह की लड़ाई, क्योंकि एक पत्रकार को दबाने की कोशिश की गई, जिस तरह से उसकी बेटी श्रेयसी छत्रपति ने जैसे बताया था कि पहला वो दिन उसे याद है कि जब उनका जो न्यूज़पेपर था पूरा सच, जब यौन शोषण साध्वी मामले में जब उन्होंने खबर लगाई थी तो वहां पर तहलका मच गया था। किसी भी तरह से कोई कॉपी जो है वो नहीं बची थी, फोटो कॉपी जो है वो लेकर जो है लोगों में बांटी जा रही थी। लेकिन पूरे तहलका, क्योंकि गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सब सामने लाने वाला रामचंद्र छत्रपति ही एक लौता पत्रकार था जिस पर इन्होंने जिनकी हत्या कर दी। हालांकि अभी गुरमीत राम रहीम और जो 3 अन्य दोषी हैं हत्या, आर्म्स एक्ट और साजिश रचने के मामले में वो दोषी पाए गए हैं। लेकिन अब ये पूरा
पूरी जरा चीजें जो हैं वो बचाव पक्ष जिस तरह से बातें जो है अंदर चल रही हैं, दलीलें जो हैं वो रखी जा रही हैं। बिल्कुल मनोज, ये अहम हो जाता है कि जो दलीलें दी जा रही है उनका क्या असर फैसले पर पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास जल्द लौटेंगे, अपडेट आपसे जरूर लेंगे। मेहमान हमारे साथ बने हुए राजीव गोदारा साहब, इससे पहले साध्वी यौन शोषण मामले में भी दलीलें दी गई थी कि तमाम सामाजिक कार्य किए हैं या फिर अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया, रहम की मांग की थी। एक बार फिर से वही दोहराया जा रहा है। क्या कुछ लगता है इस फैसले में इसका असर होगा? इसका कोई असर होना नहीं चाहिए और पिछले फैसले को देख के तो बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कोई असर होगा नहीं, और होना इसलिए नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने लोगों की जो बदहाल हैं, जिनके पास जीने का सपना बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि रोजी रोटी के संकट में फंसे हैं, उनके धार्मिक और आस्था के सवाल को एक्सप्लॉइट करके आपने अपार संपत्ति इकट्ठी कर ली है और उस संपत्ति का कुछ हिस्सा आपने कहीं लगा दिया है और उसके बाद उसी की दुहाई दें कि मेरे गुनाह माफ कर दिए जाए या मेरे गुनाह की सजा कम कर दी जाए, तो इस आधार पे तो गुनाह की सजा माफ करेंगे या कम करेंगे, तो हर पैसे वाला जो लूट का पैसा इकट्ठा करता है वो सब इस आधार पे छूट पा लेंगे। इसलिए तो कोई आधार हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई मायने ही नहीं है कि इसे आधार बना लिया जाए। हाँ, वकील को अपनी बात कहनी है, कुछ समय उसमें लगा देगा, इतना हो सकता है, जैसा पिछली बार भी हुआ था, परंतु इनके कोई मायने नहीं कि आपने समाज के लिए क्या किया था। आपने असल में समाज के लिए, समाज के लोगों के आस्थाओं का एक्सप्लॉइट किया, आपने समाज को गुमराह किया, आपने हत्याएं की, आपने मर्डर किए और आपने समाज में एक दूसरे पर विश्वास का जो विचार होता है उस पे बहुत बड़ी चोट की। इसके चलते लोग विश्वास करना छोड़ देंगे। मुझे तो कभी कभी वो कहानी याद आती है, एक बचपन में कहानी पढ़ते थे, बाबा भारती की हार की जीत कहानी थी। उसमें एक अपाहिज जो है वो एक डाकू होता है, वो बाबा खड़क सिंह से कहता है कि मुझे अस्तबल देखना है, घोड़े देखने हैं। एक घोड़ा पसंद आता है, कहता है ये दीजिए। बाबा कहते हैं तो नहीं दे सकता मैं, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है। वो कहता है 1 महीने में तुम्हें ले जाऊंगा। बाबा सुरक्षा करते हैं। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब जा रहे हैं तो एक व्यक्ति कोई अपाहिज बनकर रास्ते में बैठा और कहता है बाबा अगले गांव तक पहुंचा दीजिए। बाबा उसको घोड़े बैठा लेते हैं और वो घोड़े को एडी मारता है और लगाम खींचता है, भगा लेता है। बाबा उसको कहते हैं, बाबा भारती उसको कहते हैं कि खड़क सिंह तुम घोड़ा तो ले गए अपाहिज बनकर, पर लोगों को ये बताना मत कि तुम अपाहिज बनकर लाए हो, वरना लोग अपाहिज में विश्वास करना छोड़ देंगे। वो अपराध इस गुरमीत सिंह ने किया है कि लोग अपनी धार्मिक आस्थाओं के मुताबिक या एक दूसरे पे जो विश्वास करते हैं या उनके धार्मिक रुझान की वजह से विश्वास करते हैं वो छोड़ दें। ये बड़ी भारतीय समाज पे चोट की है इसने, इसलिए इससे लूट से कमाए पैसे से अगर कहीं कुछ दान दे दिया, कहीं कोई मदद कर दी आर्थिक, उसकी वजह से कोई छूट होने का कारण नहीं बनता। ठीक है गोदारा साहब, एक सवाल आपके लिए सोशल मीडिया के जरिए मैं वो लेकर आऊंगा, लेकिन इस बीच में अपनी टीम को जरूर कहूंगा कि आप मनोज को जरूर दिखाते रहिए स्क्रीन के ऊपर कि जैसे ही मनोज के पास कोई इंफॉर्मेशन हो वो एकदम से हाथ खड़ा करें और हम उनके पास चले जाएंगे। मनोज आप बिल्कुल अलर्ट रहिएगा। गोदारा साहब, मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार जो हमारे पास मैसेज पहुंच रहे हैं, हर कोई फांसी की सजा की मांग कर रहा है और एक शख्स ने लिखा कि गोदारा साहब आप कह रहे हैं कि फांसी मत दीजिए, कल को हो सकता है कि कोई लीडर फिर से हीरो बना दे राम रहीम को, इसलिए जरूरी है कि आप फांसी ही होने दीजिए। आप सिद्धांतों को साइड रखिए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए कि फिर से कोई ये हीरो ना बना दे इसको, और इसलिए अंत ही जरूरी है। मेरे उस दोस्त का जिन्होंने मैसेज भेजा उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बात को नोटिस किया, परंतु दोस्त मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन निर्भया केस हुआ था, जिस दिन अफजल का मामला आया था, जिस दिन कसाब की बहस हो रही थी, जब ये बात चर्चा चली, वो असल में सवाल ये है कि सिद्धांत की पॉलिटिक्स कब होगी और सत्ता का खेल कब होगा। ये इसी पर निर्भर करता है कि आप अपनी भावनाओं से बाहर आकर सिद्धांत और विचार की बात कर पाएंगे क्या। मैं जानता हूं जब कसाब और निर्भया केस में और अफजल केस में मैं ये कह रहा था कि फांसी किसी को नहीं होनी चाहिए, तब मेरी परीक्षा नहीं थी। मैं जानता हूं मेरी भावनाएं मुझे बार बार कह रही हैं, मेरा मन बार बार मुझे कह रहा है कि इसको फांसी दो, परंतु यही मेरे लिए चुनौती है दोस्त कि मैं अपनी भावनाओं को रोकते हुए सिद्धांत और विचार की एक परिपक्व समझ के साथ बात कर पाऊंगा या कि भावनाओं में बह जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरे अच्छा दोस्त जो है, और क्योंकि छत्रपति मेरे दोस्त थे इसलिए बहुत सारे दोस्तों की शायद ठीक नहीं लगे, परंतु यही एक चुनौती है और मैं छत्रपति का दोस्त होने के गर्व के साथ, अभिमान के साथ, अपने सिद्धांत और अपने विचार के साथ खड़ा होने की क्षमता जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे भी बार बार लगता है कि अगला सवाल आया तो शायद मैं भी वही कह बैठूं, परंतु यही मेरे लिए चुनौती है। एक भावनाओं की बात आपने कही, यहां पर यह कहना जरूरी होगा कि लोगों को भी अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझना होगा, वरना एक राम रहीम को फांसी के बाद ना जाने फिर कोई राम रहीम सामने आ जाए और उसे लोग फॉलो करने लग जाए। बहरहाल यही चुनौती है कि समाज के लिए
चुनौती यही है कि हम सच को सच बोलेंगे क्या। जो भावनाओं में चले आए थे, आस्था में चले आए थे हजारों लाखों लोग पंचकुला में, जो इस डेरे को जाकर ताकत देते हैं, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। जो आज कहते हैं डेरा के अंदर हम थे और हमने ये देखा, परंतु मैं ये सवाल करता हूं अक्सर उन पे कि जब तुम ये डेरा ये कर रहा था तब तुम कहां खड़े थे? तुम्हारी जो आस्था थी उस भावना और आस्था से बाहर आइए, धरातल की समाज की सच्चाई को देखिए, न्याय की भाषा को देखिए। अगर वो देखेंगे तो ऐसा डेरा और ऐसा बाबा कभी पनप नहीं सकेगा। बिल्कुल, वही हमारे लिए चुनौती है। ठीक है, नकुल जसूजा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सिरसा से हमारे साथ हैं। सिरसा जो गढ़ कहा जा सकता है डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम का, वहां पर बहुत बड़ा साम्राज्य बना दिया गुरमीत राम रहीम ने। सिरसा का रुख करेंगे। नकुल, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास, क्या कुछ अपडेट, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? इस समय माहौल कैसा है वहां पर, क्योंकि किसी भी पल ये फैसला आ सकता है। बिल्कुल, देखिए गौरव, जिस तरह की बात हम पहले कर रहे थे वही है। फिलहाल लोग फैसले का इंतजार कर रहे हैं, फैसला आने के बाद क्या होगा। लेकिन सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा अलर्ट है, पुलिस यहाँ पर अलर्ट है, फैसले का इंतजार पुलिस की तरफ से भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग हैं उनकी नजरें भी इस फैसले पर है। जिस तरह से पहले माहौल था वही है, यहाँ पर शांति का आलम है। व्हीकल्स यहाँ से डेरे के बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे नकुल। तमाम सुरक्षा के इंतजाम हम आपके जरिए अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल भूपेंद्र गोरा जी हमारे साथ बठिंडा से लगातार जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता था भी इसको फांसी होनी चाहिए, ताकि जे जेल में बैठा और लोगों को, हमारे जैसे लोगों को जो रोज धमकियां दे रहा है, इनके लोग धमकियां दे रहे हैं और पता नहीं कितने लोगों को ये मरवाएगा और कितने लोगों को ये गुमराह करेगा। क्योंकि इनके लोग जो जिनको पैसा मिलता है वो आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं अभी गुरुजी ता जेल में गए हैं, वो लोगों के कष्ट काटने के लिए गए हैं, वो जेल में सुधार करने के लिए गए हैं, तो वो ऐसी ऐसी मिसालें देते हैं और पता नहीं लोग कितने और गुमराह होंगे। और ऐसे लोग, इस आदमी को जो इतना बड़ा शैतान है, ये एक रावण है, तो रावण को इसकी एक ही सजा है, इसकी फांसी होनी चाहिए, ताकि ये एक समाज को, ये लोगों को, एक यूथ को और पूरे देश को एक मैसेज आना चाहिए भी ऐसी आगे से कोई हरकत ना करे। क्योंकि इसने इतनी हत्या कराई है, ये हत्या तो जो सामने आ चुकी है, इतने लोग और भी है गौरव जी जिन्हों की FIR लॉन्च नहीं हुई, वो मैं उनको जानता हूँ। राजस्थान के लोग हैं, हरियाणा के लोग हैं जिनकी अभी तक FIR लॉन्च नहीं हुई, उनके अभी तक अपने गुम है, तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए। वो लोग भी अपने को ढूंढ रहे हैं जो डेरा में आते थे, वो डेरा से पता नहीं कहां चले गए हैं, कहां गैप कर दिया है। तो ये आदमी जेल में बैठा कुछ भी करा सकता है। इसकी जेल में बैठे भी फोन पे बात होती है। भूपेंद्र गोरा जी आपके पास लौटेंगे, फिलहाल रोहतक चलेंगे। सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट? धीरेन्द्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी शारदा, सवाल दोहराइए आपका। चलिए धीरेन्द्र का रुख करेंगे। जी धीरेन्द्र, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? देखिए, फिलहाल जो राम रहीम है, जो कोर्ट बनाई गई है टेम्परेरी, वहां पर खड़े हुए हैं हाथ जोड़कर। ऐसा नजर आ रहे हैं क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया जा रहा है। कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ हाथ जोड़कर शायद जैसे स्तुति गान करते हैं, इस तरह की मुद्रा में राम रहीम खड़े हुए हैं। और उनके साथ जो उनके सहयोगी वकील है संदीप कामरा, वो भी मौजूद है। और राम रहीम सिर्फ कोर्ट की तरफ दया दृष्टि से देख रहे हैं, शायद उनके ऊपर दया दृष्टि हो जाए। लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, पिछली बार जैसे साध्वी यौन शोषण के मामले में उनके ऊपर चार्ज फिक्स किए गए थे, तो बचाव पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई थी कि राम रहीम ने समाज हित में बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ना तो वो दलील टिक पाई, ना वकील टिक पाए, और राम रहीम को 20 साल की सजा हुई थी। आज फिर एक बार वही दलीलें रखी जा रही है। शायद राम रहीम इस उम्मीद में है कि कोर्ट आज तो कुछ रहम बरतेगी, लेकिन देखना यह है कि कोर्ट का रुख क्या होगा, क्योंकि पिछली बार उनको 20 साल की सजा भुगतनी पड़ी थी। जी बिल्कुल, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेंगे। अपने दर्शकों को भी बता दें कि फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है। गुरमीत राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, उनकी पेशी हुई है पंचकुला की CBI की विशेष अदालत में। और इस समय जो जानकारी मिल रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो तस्वीरें वहां पर पहुंच रही हैं, उसमें राम रहीम हाथ जोड़कर खड़ा है और चेहरे पर उदासी है।
वो शख्स जिसके ऊपर आरोप बलात्कार के, उसके बाद दोषी उसको ठहराया गया, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। पंचकुला में लगभग 38 लोगों की जान चली गई। आज वो उदास है। उदास इसलिए क्योंकि खुद के ऊपर आन बनी, तो अब हाथ जुड़ रहे हैं और उदास चेहरे के साथ कहीं ना कहीं उस चेहरे के जरिए एक फरियाद की भी कोशिश है कि उसको बख्श दिया जाए। और बहुत सारी दलीलें उनके वकील रख रहे हैं कि बहुत से सामाजिक कार्य कर दिए, बहुत सी जो लोगों का उन्होंने भला कर दिया, पर जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया उनका क्या, उनका हिसाब आज अदालत कर रही है। और कुछ ही समय में आपके पास फैसला आपके सामने होगा कि क्या सजा का ऐलान किया जाता है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा भूपेंद्र गौड़ा का, हमारे साथ बठिंडा से लगातार हैं, जुड़े हुए हैं, और इसके साथ हमारे साथ स्टूडियो में भी गेस्ट है, उनका भी रुक करूंगा। भूपेंद्र जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। आज हाथ जोड़कर खड़ा है गुरमीत राम रहीम, चेहरा उदास है, वकील कह रहे हैं कि बख्श दीजिए, मत दीजिए फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा मत दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? में देर जूर है अंधेर नहीं। और आज ये पता चल गया भी जब लट पड़ती है ऊपर वाले की, तो जो आदमी ऐसे करता था आज वो ऐसे खड़ा है, जो हमेशा ही आशीर्वाद देता था, कहता था मेरा आशीर्वाद दिया हुआ जैसे मैं भगवान हूँ और मेरा आशीर्वाद भगवान से भी बड़ा है, अपने आप को भगवान समझता था। और यो कहता था भी जो सिख धर्म है या हिंदू धर्म है उसको खत्म किया जाए और मेरे दरबार में आओ और मेरी शरण में आओ। वो आदमी आज हाथ जोड़ के खड़ा है, जो दिखा दिया, जो आने वाले जो और लोग भी ऐसा है जो संत के चोले में जो फखंड कर रहे हैं और लोग भी, उनके लिए भी एक मिसाल जो है सेट कर दी है। और मैं कहता हूं भी इसको फांसी मिलनी चाहिए, क्योंकि फांसी की वजह यह है इसने कम से कम 70 से 80 आदमी मरवाए हैं, 40 आदमी इसकी वजह से पंचकूला में मारे गए हैं, 7 लोग मौड़ मंडी बम ब्लास्ट में मारे गए हैं, और जो 10-15 लोग और है जो जिनका अभी तक पता ही नहीं कहाँ इसने खपा दिए है। तो मुझे लगता है 60-70 आदमी इसने मरवाए हैं, तो इसकी फांसी की सजा बनती है, नहीं तो ये पता नहीं और कितने गौरव जी लोगों को मरवा देगा जेल में बैठा। भूपेंद्र जी, एक सवाल यह है, क्योंकि आपने कहा कि अगर फांसी की सजा नहीं हो तो तमाम बाबा के ऐसे लोग हैं जो अभी भी पैसों के जरिए मदद करते हैं या लोगों को डराने का काम करते हैं। उसी पहलू पर मैं बातचीत करना चाहूंगी। जो अंदर की टीम की बात आपने कही, यहां पर एक पहलू यह भी है कि कुछ प्रवक्ता खासतौर पर बाबा की तरफ से ऐसे बनाए जाते थे जो मीडिया से बातचीत करते थे, उनके पक्ष में खबरें चलवाने की बात करते थे या फिर लोगों को डराने की भी एक तरीके से बातचीत करते थे। इस पहलू पर भी जरूर आपके जरिए जानकारी चाहेंगे। देखिए जहां पर ये सिस्टम होता था भी, उनको एक इश्तिहार दिया जाता था, उनको ऐड दी जाती थी, उनको पैसा दिया जाता था और सिर्फ उनको यही बोला था भी बाबा का गुणगान करो और ये लोगों को दिखाओ भी वहां पर इतने इतने बड़े लीडर आते हैं, वहां पर इतने इतने लोग आते हैं, ताकि जो गुमराह जो बेचारे गरीब लोग थे गांव में देहात में, वो गुमराह हो जाते थे। वो देखते थे भी यार आज बहुत बड़ा लीडर आया, आज मुख्यमंत्री गुरमीत राम रहीम जी की वेट कर रहा है, वहां पर बैठा हुआ है, तो अभी उसको गुरमीत राम जी मिल नहीं रहे। तो ये ऐसा करते थे, अंदर बैठ जाता था एक गुफा में और उसको वेट कराई जाती थी, जो भी मंत्री जाता था या मुख्यमंत्री जाता था, ताकि ये एक लोगों में ये डाल दिया जाता भी ये गुरमीत राम बड़ा है और जो मुख्यमंत्री जो मंत्री है वो छोटे है, सरकारें छोटी पड़ जाती थी उसके नीचे। तो ये सारी चीजें, ये सारा सिस्टम इनके आदमी जो सेट करते थे और जो इनके टीम थी जो गांव में जाकर लोगों को गुमराह करती थी, वो कहती थी भी आप जो सिख लोग थे या हिंदू लोग थे उनको ये किया जाता था भी आप सिख धर्म को छोड़ो, आप हिंदू धर्म को छोड़ो और गुरुजी के लड़ लग जाओ और गुरुजी के शरण में आ जाओ, आपका 1 साल में देखना भी आपको कितनी तरक्की मिलेगी, आपको कितना पैसा मिलता है। ऐसे ऐसे लोग ये गुमराह, उनको पैसा दिया जाता था, एक आदमी को ये 1 लाख 1.5 लाख रुपया पर मंथ दिया जाता था। जो इस तरह के लोग थे वो इसकी संख्या 1000 से 1500 लोगों की थी, जो जिनका काम ही ये था, उनको गाड़ी दी जाती थी और उनको पे दी जाती थी हर महीने की, जैसे कोई मुलाजिम रख लिया जाता है। तो गांव-गांव में जाके वो जो जितने कट्टर सिख होते थे या हिंदू लोग होते थे उनको तोड़या करते थे, उनको तोड़कर अपने जो सरसा में वहां पर ले आया जाता था और तो पूरा एक सिस्टम, एक चेन बनाई गई थी, पूरा सिस्टम था। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। जगमोहन जी, आपका एक रिएक्शन चाहूंगा इस बीच। चेहरे पर उदासी, हाथ जोड़कर राम रहीम खड़ा अदालत के सामने, जज साहब पर कोई असर पड़ सकता है इन चीजों का या वक्त निकल चुका है? गौरव जी, अगर ये कहा जाए जो राम रहीम थे उन्होंने कभी जिन लोगों के ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया, उनके चेहरे की उदासी पड़ी तो कोर्ट क्यों पड़ेगी उनकी उदासी? कोर्ट ने न्याय करना है और न्यायपालिका जो है न्याय करेगी और उनकी उदासी का कोर्ट की जजमेंट के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला।
आज उनको ये मालूम होगा कि कितने लोग मेरे पास न्याय की गुहार लगाते थे, उदास होते थे, जिनका मैं शोषण करता था, जिनको मैं किस हिसाब से डील करता था, उस हिसाब से उनको आज ये एहसास हो रहा होगा कि उदासी क्या होती है, शोषण क्या होता है और मजबूरी लाचारी क्या होती है और कितने लोगों का मैंने फायदा उठाया। ये एक अपने आप में सवाल है जिसके ऊपर जो कोर्ट है किसी भी तरह से ये माननीय नहीं है उनकी अदासी को पढ़ के कोई उनकी सजा कम कर दी जाए या नहीं की जाए। और अगर मैं ये कहूँ कि फांसी की सजा आ सकती है, जिसके मैं सिद्धांतक रूप से गोदारा जी से सहमत हूँ और खिलाफ भी हूँ, तो मेरे ख्याल में अगर ये कहा जाए जो अंदर बैठे लोग हैं वो अपना एक नेटवर्क चलाते हैं और उस नेटवर्क को खत्म करने के लिए अगर फांसी की सजा हो जाती है जी, तो मैं समझता हूँ ये एक ठीक रुझान होगा। ठीक है, एक आप कह रहे हैं कि अगर फांसी की सजा होती है तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, एग्जाम्पल सेट। ठीक है, इस बीच हमें तो एक ही लाइन याद आ रही है शारदा, जो आपने पहले पढ़कर भी सुनाई थी, जो श्रेयसी छत्रपति ने लिखी कि अब कातिल कभी सो नहीं पाएगा। तो वो तस्वीरों या जो हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि हाथ बाबा ने जोड़े हुए हैं, गुरमीत राम रहीम ने जोड़े हुए हैं, चेहरे पर उदासी है, तो वो तो पुख्ता इस कविता के साथ पुख्ता या कहिए कि उसके ऊपर सटीक बैठ रही, पूरी तरह असहाय नजर आ रहे हैं आप कोर्ट में, क्योंकि अपने ऊपर जब पड़ी है तमाम लोगों को तकलीफें देने के बाद अब जब खुद के लिए सजा का ऐलान होने जा रहा है तो असहाय बनकर खड़े हैं, अपने लिए रहम मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको यह भी बता दें कि अकेले दोषी नहीं इस मामले में, आपको राम रहीम के अलावा उन 3 दोषियों की तस्वीरें भी दिखाते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं जो रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में दोषी करार दिए गए हैं। कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और किशन लाल, ये तीनों भी दोषी हैं जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने मर्डर केस में दोषी करार दिया। 11 जनवरी को सजा हो चुकी है। अब इस मामले में सजा का ऐलान होना है। 11 जनवरी को, माफ कीजिएगा, इस मामले में दोषी करार इन तीनों को भी दिया गया। इनकी भी शक्ल देख लीजिए, ये 3 हैं। कृष्णलाल, जिस तरह से बताया शारदा ने कि निर्मल सिंह, कुलदीप सिंह, ये तीनों नाम भी आपने सुने, इनको भी अब अदालत सजा सुनाएगी। 4 टोटल दोषी थे जिनको सजा का ऐलान होना है आज। गुरमीत राम रहीम के अलावा 3 दोषी और हैं, उनकी भी तस्वीरें और उनके भी नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों के साथ मिलकर पूरा षड्यंत्र रच देते हैं और लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खेला जाता है और किस तरह से सच को दबाने की कोशिश की जाती है। इसलिए इन लोगों के चेहरे भी ध्यान से देख लीजिए, हालांकि ये सलाखों के पीछे हैं और इनको भी आज सजा सुनाई जाएगी पंचकुला की सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से। ढुल साहब, आपका भी एक रिएक्शन, हाथ जोड़े हुए हैं और चेहरे पर उदासी है, दलीलें दी जा रही हैं कि बहुत भलाई के काम कर दिए, बहुत भलाई के काम कर रहे हैं, सब रुक जाएंगे, लोगों का नुकसान होगा, कारोबार ठप हो जाएगा, कोई फर्क पड़ता है इनका? रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। हमारी हिंदी की पुरानी कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, कोई इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भलाई के काम जब गैर कानूनी तरीके से आप अर्निंग करते हैं लोगों की आस्था के साथ में, उसके साथ में जो है आप मैं मान करके चलिए फिड्यूशियरी रिलेशनशिप आज के दिन में इनकी, कि अपने भक्तों को कथित तौर पे अपने आप को भगवान दिखा करके उन लोगों को बरगलाने का ये काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर निश्चित रूप से मान करके चलिए कि कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से फॉर्मली जो है पिछली बार भी इनको 20 साल की सजा हुई थी, मुझे लगता है कि सजा उनको बहुत कड़ी होने वाली है। और इससे अगला भी एक मामला बीच में बड़ा जल्दी चल रहा है, रंजीत हत्याकांड वाला, उसमें भी हम बहुत जल्दी फैसला देखेंगे। कड़ी सजा क्या, उम्र कैद तो कम से कम होनी है, कड़ी का मतलब फांसी समझे? मैं बता रहा हूँ आपको, कड़ी सजा जो सबसे जो मुझे जिस बात की संभावना लगती है वो है इम्प्रिजनमेंट। सोशल मीडिया वाले सभी बोल रहे हैं, लोग जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वो सब कह रहे हैं फांसी दीजिए, फांसी दीजिए, फांसी दीजिए। फांसी देना कहना बड़ा आसान है, लेकिन फांसी एग्जीक्यूट कराना कितना मुश्किल है। आपको याद भी होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में कितने साल पहले पुरानी पिछली बार फांसी हुई थी। फांसी भी देंगे तब भी कहीं जाकर के एग्जीक्यूशन भी होगी तो 10 या 15 साल के बाद जाकर के होगी। तो इसलिए फांसी सॉल्यूशन नहीं है इतना जल्दी, लेकिन इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, इनको अकेला रखिए आप एक कमरे के अंदर, सॉलिट्यूड के अंदर आप इनको करिए, इससे ज्यादा सलाखों के पीछे ही अगर फांसी हो गई तभी कह रहा हूं, तभी कह रहा हूं एग्जीक्यूशन होना बहुत मुश्किल है जहां तक बात इसकी है। हाँ, ये निश्चित है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसकी डेफिनेशन कहते हैं कि फांसी की सजा के अंदर जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, क्योंकि लगातार इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं
और इन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके लोगों की आस्था के साथ में भेदभाव करके उस आस्था का दुरुपयोग किया, सारे काम किए। एक तरह से स्टेट विद इन स्टेट, हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी की थी इनके ऊपर कि ये राज्य के बीच में एक राज्य बनाया हुआ है इनका, कि जिस राज्य के बीच में सरकारें भी आती हुई डरती हैं। इस प्रकार का काम इन्होंने एक अपना एम्पायर खड़ा करके रखा था। तो एक तरह से ये धराशायी जब होगा तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि सजा तो बहुत कड़ी होगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं और रुक करेंगे मनोज राठी का, मेरे सहयोगी पंचकुला से लगातार हमारे साथ हैं। मनोज, 1 घंटे का समय हो चला है कि अंदर सुनवाई जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल गौरव, करीब 1 घंटा जो है होने वाला है। लगातार वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो गुरमीत राम रहीम है वो पेश हुआ है सुनरिया जेल से। यहाँ पर जो सीबीआई की विशेष अदालत है, हालांकि बचाव पक्ष और सीबीआई के जो वकील हैं उनके जो है आपस में बहस भी की जा रही है। वो सामाजिक कार्य को गिनाने में लगे हैं, तो सीबीआई जो है उनके जो काले चिट्ठे जो उन्होंने काम किए, जो अंधभक्ति जो है वो किराए के किस तरह से साम्राज्य जो है वो पूरा कर रखा था, लोगों के साथ किस तरह से बेवकूफ, जो एक पत्रकार की आवाज जो है वो दबाने की कोशिश, इस पूरे मामले में जो रामचंद्र छत्रपति का जो ये पूरा मामला एपिसोड था, 16 साल जो है थ्रेटनिंग भी हुई पूरे परिवार को, सीबीआई के पास भी केस गया, कहीं और केस गया कि किस तरह से उनको सच जो है वो दबाने की कोशिश की गई और किस तरह से उनको थ्रेटनिंग की गई। और भी कई मामले सामने जो आए हैं गुरमीत राम रहीम के, ये सारा चिट्ठा जो है वो सीबीआई के वकील जो है वो सुना रहे हैं। हालांकि बचाव पक्ष जो है इसको दरकिनार करते हुए कोशिश कर रहा है कि उनको सजा जो है वो कम से कम दी जाए। हालांकि क्योंकि ये 16 साल पुराना जो है ये मामला है और 16 साल बाद आज ये सजा सुनाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बचाव पक्ष एक पूरा चिट्ठा जो है वो लेके आया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो सीबीआई के जो वकील हैं वो भी एक पूरा जो तैयारी करके आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो गुरमीत राम रहीम है, जो रेपिस्ट है, जिसने लोगों को बेवकूफ बनाया, जिसने अंधविश्वास जो बना के भोले भाले लोगों के साथ उसने खेला, और 25 अगस्त 2017 को किस तरह से 38 से भी ज्यादा लोगों की जाने गई, सिर्फ एक ही कारण था कि गुरमीत राम रहीम का अंधभक्ति वाला ये काम। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो बहस है, ये पूरी जो बचाव पक्ष जो कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि उसको जो सजा है वो कम से कम दी जाए। हालांकि सीबीआई के जो वकील हैं, जो उनके वकील हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो उसके काले चिट्टे हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, लोगों के साथ किस तरह से उन्होंने खेल खेला। और छत्रपति का जो परिवार है जिसने 16 साल इस संघर्ष के साथ काम किया, थ्रेटनिंग भी सही, तो अब ये पूरा जो चिट्ठा है वो कहीं ना कहीं सीबीआई की विशेष अदालत में लगातार सुनवाई जो है वो जारी है। और कुछ ही पलों में या कुछ ही देर में इसका जो सुनवाई में जो भी फैसला आएगा वो अब आपके सामने होगा। हालांकि आपको बता दें कि जो गुरमीत राम रहीम है उसके साथ जो 3 अन्य जो आरोपी हैं, हत्या, आर्म्स एक्ट और साजिश रखने के सीआरपीएफ के तहत के जो मामला दर्ज किया गया था, उसके बाद राम रहीम को 120B के उसमें रखा गया था। हालांकि राम रहीम के और भी कई मामले हैं, साध्वी यौन शोषण की जिस तरह से बात जो उसके परिवार के साथ बात हुई थी कि किस तरह से रामचंद्र छत्रपति ने उसका सच दिखाने की कोशिश की और लेकिन उसको दबाया गया, उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके परिवार को जान से मारने की धमकी गई, उसका परिवार लड़ा और आज 16 साल बाद ये फैसला। चलिए अब नजर बनाए रखिए। मनोज आपके पास वापस आएंगे, जैसे ही सजा का ऐलान होता है आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो हम फौरन आपके पास आएंगे कि क्या कुछ अदालत की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि नजर केवल सजा पर नहीं है, नजर उन टिप्पणियों पर भी होगी जो अदालत की तरफ से इस पूरे मामले में की जाती हैं और इसलिए नजर लगातार हमने बनाई हुई है। अब आपको बाबा की मायावी दुनिया से भी रूबरू करवा देते हैं और अपनी इस रिपोर्ट के जरिए यह बताने की कोशिश करते हैं कि राम रहीम की यह रहस्यमयी दुनिया या कहिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य कैसे वीरान हो चुका। कुछ ऐसा हुआ करता था राम रहीम का साम्राज्य, और उसके साम्राज्य में घुसना किसी तिलिस्म से कम नहीं। आखिर क्या नहीं था उसके साम्राज्य में? 5 सितारा होटल, स्कूल, स्टेडियम, फैक्ट्री और हर वो ऐशो आराम जो किसी किसी को ही नसीब होता है। लेकिन अब बाबा की वो मायावी दुनिया लुट चुकी है। साध्वी यौन शोषण में सजा होने के बाद राम रहीम का साम्राज्य भी सिमटता गया। एक दौर था जब सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में करोड़ों रुपए का बिजनेस हुआ करता था। डेरे में बड़ी बड़ी फैक्ट्री और अस्पताल चलते थे, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल और रिजॉर्ट चलते थे। लेकिन अब ये धंधे चौपट हो चुके हैं। डेरे में कुछ कारखाने बेशक खुल गए, लेकिन व्यापार पहले जैसा नहीं रहा। डेरे में बने शिक्षण संस्थान और एक बड़ा अस्पताल अभी भी चल रहा है, जिसे डेरा प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में चला रहा है।
25 अगस्त को जो मंजर हुआ, जो पंचकुला में हुआ, उसके बाद सिरसा में हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने फिर अपनी गतिविधियां आरंभ कर दी हैं। हालांकि बाबा जेल में है और बाबा ने अपना उत्तराधिकारी भी घोषित नहीं किया, उसके बावजूद अब 15 अगस्त पे और इनके जो भी दिवस मनाते हैं तो लोग भीड़ इकट्ठी होने लगी है। वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र भाटिया बताते हैं 1947 में पार्टीशन के बाद डेरा सच्चा सौदा की स्थापना डेरे के प्रथम गुरु संत मस्ताना जी महाराज ने की। इसके बाद तीसरे गुरु के रूप में गुरमीत राम रहीम ने गद्दी संभाली। गुरमीत राम रहीम के गद्दी संभालने से पहले डेरे में केवल धार्मिक कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन गुरमीत राम रहीम के बाद एक नया डेरा बनाया गया जिसमें ऐशो आराम की हर सुविधाएं दी गई, साथ ही कमाई का बड़ा जरिया भी बनाया गया। ये डेरा 1947 में मस्ताना जी द्वारा बनाया गया था। 47 में पार्टीशन के बाद वो बलूचिस्तान से सिरसा आके बसे और लगभग 50 में वो जो पुराने वाला डेरा है वो बन गया था। और जब ये गुरमीत सिंह बाबा के रूप में वहाँ स्थापित हुए 1991-92 में, तब तक ये डेरा केवल धार्मिक कार्य करता था। और जब नया डेरा बनाया 1992 के बाद और उसके बाद इन्होंने बिजनेस, और एक टाइम तो ऐसा था इनका करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है वो फल फूल रहा था। डेरे के पूर्व सेवादार गुरदास तूर बताते हैं कि गुरमीत राम रहीम सिंह के गद्दी संभालने से पहले डेरे में किसी तरह का बिजनेस नहीं हुआ करता था, लेकिन राम रहीम के गद्दी संभालते ही डेरे में एक बड़ा बिजनेस स्थापित किया गया। गुरमीत राम रहीम के डेरा में गद्दी संभालने से पहले किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस नहीं था। जैसे इसने गद्दी संभाली उसके कुछ दिन बाद ही इसने वहाँ पे एक कंटीन, जो शाही कंटीन का नाम देकर अपना वो चलाया। उसके कुछ टाइम बाद सच मार्केट और इस तरीके के बहुत सारे बिजनेस, फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी और धीरे धीरे एक बहुत ज्यादा बिजनेस करने वाली संस्था बन गई। इतना ही नहीं, राम रहीम के जेल जाने के बाद डेरे में होने वाले धार्मिक कार्यक्रम भी बंद हो गए थे, लेकिन अब फिर से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होने लगा है। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 हरियाणा।